नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ। मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है और तभी से लगातार डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की माने तो ऑन एन एवरेज जितने केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, इस बार एक महीने में 7 से 10 केसेस ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं असम, दिल्ली, केरला, इन जगहों की बात की जाए तो यहाँ लगातार बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। और जम्मू में क्या ट्रेंड्स हैं, जम्मू में कितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या कुछ इसकी स्टेजेस हैं, और इस मौसम में क्या बुखार को लाइटली लिया जाए या अपने आप जो लोग जाके पैरासिटामोल या कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर आपको डेंगू निकला बाद में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस सबके ऊपर बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुरजीत सिंह आज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है, साथ ही साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर सुरजीत, स्वागत है आपका। थैंक यू। इसके बारे में जानना चाहूंगी, जहां 175 केसेस उड़ीसा में रिपोर्ट किए गए, असम में 317 केसेस रिपोर्ट किए गए, 28 केसेस कोयम्बतूर में रिपोर्ट किए गए, दिल्ली में बहुत राइज देखने को मिल रहा है। वहीं सबसे पहले जानना चाहूंगी जम्मू में क्या ट्रेंड है, कितने केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं? देखो, ये जो डेंगू फीवर है या डेंगू बीमारी जिसको बोलते हैं हम, ये सीजन इसका जो होता है जुलाई से अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक होता है जी। तो रेनी सीजन होता है, इस वजह से मच्छर जो है ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा उनकी ब्रीडिंग होती है। तो ये सीजन रहता है इसका, इस वजह से इस सीजन में देखा जाता है, हर पूरे इंडिया में देखा जाता है इस सीजन में। और उसके साथ जम्मू में भी कुछ केस हैं, लेकिन अभी ज्यादा हुआ नहीं है जम्मू में। अभी स्टार्टिंग ही है, इतना ज्यादा नहीं जैसे बाकी स्टेट्स में है। जम्मू में भी कुछ केसेस हैं, इतने ज्यादा नहीं है अभी केसेस। तो ये जो डेंगू है इसका हमें देखना है, मतलब क्या कैसे, मतलब हमें पता चलता है क्या बीमारी है, ये कैसे फैलती है, ये इसके बारे में हम बताएंगे आम लोगों को, ताकि अवेयरनेस हो। तो ये जो डेंगू की बीमारी है या डेंगू फीवर है, ये मच्छर होता है, उसका नाम होता है एडीज एजिप्टी जी। ये मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो की वैरायटी होती है, उससे ये फैलता है और उसकी फीमेल जो होती है वो फैलाती है ज्यादा। आमतौर पर देखा गया ये जो मच्छर है, ये थोड़ा जो रूटीन मच्छर है जिससे मलेरिया फैलता है उससे डिफरेंट होता है जी। तो उससे थोड़ा हैवी साइज में होता है और इस वजह से ज्यादातर पैरों और टांगों पे काटता है, थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, ये ऊपर ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकता है। और ये जब काटता है दिन को ही ज्यादा काटता है, रात के टाइम ये अटैक नहीं करता है, दिन को ही ज्यादा काटता है। तो और जो इससे जब ये किसी पेशेंट को, किसी आदमी को काटता है जी, तो इसके अंदर जो वायरस होता है वो इसका जो सलाइवा होता है या थूक जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू किसी आदमी के अंदर चला जाता है। तो जब ये वायरस अंदर चला जाता है तो वहां अपनी ग्रोथ करता है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें चला जाता है, ये वहां अपनी मल्टीप्लिकेशन करके ये बीमारी का जो इसका पहचान होती है, हमें बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, मतलब हड्डी तोड़ बुखार। पूरी हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज्यादा जी। ऐसा दर्द होता है कि इंसान लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं। हेडेक होता है बहुत ज्यादा, और खासकर आंखों के पीछे हेडेक होता है। और हाई फीवर होता है, 103 और 104 के आसपास होता है फीवर। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को इसमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं स्किन पे, रैश हम जिसको बोलते हैं, म्यूजिल लाइक रैश होता है, वो पूरी बॉडी में किसी किसी को आ जाता है। तो इन सब स्टेज में होता है, जैसे मच्छर काटता है तो कोई 7 से 8 दिन तक कुछ नहीं होता है, या कभी कभी 10 दिन तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ठीक लगता है उसको जी। तो 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो जब फीवर स्टार्ट होता था, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बोले जी, ये हो जाते हैं। जैसे हेडेक बहुत ज्यादा होता है, कमर में दर्द होता है, गला सूखता है, गला खुश्क होता है, और हाई ग्रेड फीवर होता है। और किसी किसी को जब इंसस्टेज तो फीवर की होती है, कुछ ज्यादातर लोगों को ठीक हो जाता है। उसमें से कुछ 10 to 20% लोग हैं जिनको सेकंड स्टेज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर जी। डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है उसमें हो जाता है कि खून, ब्लड के सेल जो होते हैं ये उनको अंदर से खा जाता है, ब्लड सेल्स को बोन मैरो पे अटैक करता है। तो हमारे जो ब्लड के सेल हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उस वजह से प्लेटलेट सेल जो होते हैं, इसमें स्पेशल सेल होते हैं हमारे जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं जी, वो खत्म हो जाते हैं इसमें। तो उस वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, दांतों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है,
या छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं हाथों पैरों पे, कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये होता है सेकंड स्टेज डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं जी। तो उसमें पेशेंट की हालत जो है वो ज़्यादा नाजुक हो जाती है। तो उसके बाद थर्ड स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, एक तो यही चीज़ें सारी होती हैं, उसके अलावा उसमें होता है पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो उसमें किडनी, लिवर, हार्ट ये सारे बैठने के चांस होते हैं। उस स्टेज में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इसका जो होता है कि इनिशियल स्टेज में अगर हमें पता चल जाए एकदम हम इसका इलाज कर लें तो 90% केस में रिकवरी हो जाती है। एक और चीज मैं आपने सिम्टम्स मेंशन किए तो उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि ये जो आपने इनिशियल सिम्टम्स मेंशन किए, क्या इसमें से एक या दो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जैसे आपने आंखों के वहां मेंशन किया कि वहां पेन हो सकती है, फीवरिश लग सकता है, ज्यादा हेडेक स्पेशली वहां पर लग सकती है, और इस समय जहां मानसून सीजन है और भी ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से केसेस हैं और कौन से पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं? इसमें जो ज्यादा क्लासिकल सिम्टम होते हैं, एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, 103-4 का फीवर होता है, और हेडेक बहुत ज्यादा सीवियर होता है, वो आंखों के पीछे होता है हेडेक। दूसरा है सर दर्द बहुत ज्यादा होता है और कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। ये जो है इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं। तो लेकिन कभी कभी सिम्टम ओवरलैप कर जाते हैं, वायरल डिजीज होते हैं, बहुत से हजारों वायरस हैं, कभी कभी सिम्टम ओवरलैप भी करते हैं। तो इसके लिए होता है कि उसके लिए हमें फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि वाकई सही में है ये डेंगू का है या और कोई वायरस है। तो उसके लिए हमें फिर एक तो क्लिनिकल सेटिंग होती है और डॉक्टर डिसाइड करता है। दूसरा होता है लैब पैरामीटर्स। लैब पैरामीटर्स में आता है हमें खून की जांच करनी पड़ती है, उसमें आता है बहुत से टेस्ट होते हैं, लेकिन जो आमतौर पर टेस्ट होते हैं उसमें हम बोलते हैं उसको NS1 होता है, वो एक एंटीजन होता है वायरस में, डेंगू वायरस का, वो एकदम फर्स्ट डे से ही वो आ जाता है ब्लड में। दूसरे होते हैं IgM और IgG होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, वो कुछ दिन के बाद आते हैं, हफ्ते के अंदर अंदर आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है स्पेसिफिक टेस्ट होता है NS1 उसको बोलते हैं। तो वो एकदम जब लैब में उसकी जांच होती है तो एकदम उसमें पॉजिटिव आ जाता है डेंगू पेशेंट्स में। और इसके अलावा जो होते हैं जैसे सेल काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, 1 लाख से कम हो जाते हैं, 1 लाख तक चले जाते हैं। नॉर्मली 1.5 लाख से 3 लाख होते हैं, लेकिन 1 लाख तक चले जाते हैं या उससे कम भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग किस स्टेज में है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज क्या है या ट्रीटमेंट किस स्टेज पे है, उस हिसाब से इनका जो है पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, जैसे PCR होता है, वो भी ब्लड में होते हैं टेस्ट, PCR होता है, PCR ELISA होते हैं ये टेस्ट। दूसरे और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो बड़ी बड़ी लेवल में होते हैं, जैसे कल्चर होता है, वायरल कल्चर होता है, तो वो अलग टेस्ट हो। लेकिन आम लेवल में जो हमारी स्टेट में अवेलेबल है वो ये NS1 होता है, CBC होता है, और IgG और IgM लेवल आम तो हो जाते हैं और पता चल जाता है 99 केस में ऐसा पता चल जाता है। जी, तो ये जो आपने टेस्ट मेंशन किए जो अर्ली स्टेजेस में पहले दिन ही पता चल जाता है, तो एक रेगुलर बेसिस पे एक व्यक्ति करवा सकता है। जैसे ही पेशेंट को सिम्टम आ जाते हैं, हेडेक है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर है, 103-4 का फीवर है, तो एकदम उसको ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एकदम टेस्ट कराना चाहिए। तो फीवर को इस मौसम में लाइटली ना लें। हाँ, और जो होता है कि नॉर्मली लोग करते हैं ऐसा कि खुद जाके अगर फीवर होता है तो खुद जाके पैरासिटामोल ले लेते हैं या कोई ब्रूफिन ले लेते हैं और भी पेन किलर ले लेते हैं तो फीवर सबसाइड हो जाए। वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उससे होता है कि ये वायरस अंदर से फैलता जाता है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो पेशेंट को बाहर से लगता है ठीक है, लेकिन अंदर से सेल मर जाते हैं पूरे बॉडी के, तो वो ज्यादा भयानक होता है। वैसे पेशेंट चले जाते हैं सेकंड स्टेज में, हेमरेजिक स्टेज में और शॉक स्टेज में चले जाते हैं। जी, इसके प्रिवेंशन के बारे में भी जानना चाहूंगी, कैसे बचाव किया जा सकता है? जैसे आपने मेंशन किया कि मोस्टली टांगों तक ही रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उड़ पाते मच्छर, तो ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में आप बताएं। हर बीमारी का ये जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये जो कॉमन कहावत है ये तो हमें सबको फॉलो करना चाहिए। अगर हमें कोशिश करना चाहिए मच्छर नहीं काटे तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके बचाव के लिए हमें होते हैं जैसे मॉस्किटो प्रिवेंशन होता है, जैसे घरों में पानी नहीं रखना है बाहर, जहाँ पे स्टेल वाटर है, आउटसाइड एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, पानी की जमा जो भी पॉकेट्स हैं पानी के वो एकदम हटा देने चाहिए। तो दूसरा होता है मॉस्किटो नेट्स हम यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट किट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं,
वो हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो मॉस्किटोज को रिपेल करते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता है कि मॉस्किटोज ज्यादा होते हैं वहाँ पे फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इन चीज़ों से होती है, तो वो बेटर है अगर अर्ली स्टेज में प्रिवेंशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी, आखिर मैं जानना चाहूंगी इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे इसका इलाज किया जाता है? ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है स्टेज पे। जैसे अर्ली स्टेज में है तो अर्ली स्टेज में डॉक्टर को जब के पास पेशेंट जब चला जाता है तो एकदम कुछ इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो सप्रेस करते हैं, क्योंकि अगर वायरस जैसे सेल कम हो जाते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं ताकि दूसरे जो बैक्टीरिया हैं इसके ऊपर जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो दूसरे बैक्टीरिया अटैक कर लेते हैं बॉडी पे, उससे सेप्टिसिमी हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं डॉक्टर को। और मेन जो है इसका जो ट्रीटमेंट का है अर्ली स्टेज में होता है लॉट ऑफ हाइड्रेशन देना है, पानी खूब पीना चाहिए, पेन किलर्स नहीं खाने हैं, तो रेस्ट होता है। और इसमें तो दूसरे फिर सेकंड से थर्ड स्टेज जो होता है हेमरेजिक फीवर होता है और शॉक्स, उसमें तो एडमिशन की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ये हॉस्पिटल में होती हैं, लेकिन आम जो होता है अर्ली स्टेज में जो पेशेंट होता है उसको तो सिंपल मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है अगर पहली स्टेज पे पता चल जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है जी। इसके अलावा होता है कि वैक्सीन पे इस पे ट्राई हो रही है, लेकिन वैक्सीन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन उस पर रिसर्च चल रहा है, उस टाइम फ्यूचर में आ जाए वैक्सीन। तो ये चीज़ें हमें ख्याल रखना है, तो क्योंकि सीजन इसी का है आजकल, जुलाई टू अक्टूबर, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन कर, दैट्स व्हाट आई विल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरा यही मैसेज है कि आप लाइटली नहीं लेना। अगर आपको फीवर होता है या हेडेक होता है ज़्यादा, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि लाइफ से ज़्यादा कोई प्रेशियस चीज़ नहीं है। पैसा भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है, लेकिन लाइफ जो है कभी कभी किसी के फैमिली के कुछ एक बंदा होता है, दो होता है, अगर उसी को डेंगू सीवियर स्टेज में चला जाए तो डेथ भी हो सकती है। सो बेटर है कि अर्लियर द बेटर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुरजीत सिंह हमारे साथ। ऐसे कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।